आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं और एमएसएमई के साथ डील कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन ये चेंजेस आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपने किसी वेंडर के साथ कोई भी काम किया है और उस वेंडर को आपने पेमेंट करनी है, तो उस पेमेंट के रूल्स में कुछ बदलाव आ गया है। तो वो बदलाव क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी टैक्सेशन लायबिलिटी के ऊपर, आपके कॉम्प्लायंसेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। आप सबसे पहले ये देखिए कि जिस वेंडर के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्प्लायंस हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वो वेंडर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसके साथ जब आप काम करोगे तो उसकी जो पेमेंट होगी या तो आपको 15 दिन में करनी है या 45 डेज में करनी है। कितने दिनों में करनी है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और उसके साथ आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ, आप बिना एग्रीमेंट के उसके साथ काम कर रहे हो, तो आपको उसकी पेमेंट विद इन 15 डेज करनी है। लेकिन अगर आपने उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट बनाया हुआ है उस एमएसएमई के साथ में, तो आपको उसकी पेमेंट 45 डेज के अंदर अंदर कर देनी है। चाहे आपका एग्रीमेंट ये कहे कि हम 60 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, हम 90 डेज के बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन आपको वो पेमेंट विद इन 45 डेज कर देनी है अगर वो एग्रीमेंट अवेलेबल है तो। यानी कि अब हमारे ऊपर बाउंडेशन आ गया कि आपका वेंडर अगर 15 एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आपको उसकी पेमेंट 15 दिन या 45 डेज के अंदर करनी है। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन छोटी सी और भी है। अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है लेकिन वो एमएसएमई में एज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड है, तो भी आपको इस कॉम्प्लायंस को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एमएसएमई के अंदर मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको ये कॉम्प्लायंस बिल्कुल करना होगा। और हाँ, ध्यान रखिए क्या होगा अगर आपने पेमेंट विद इन 15 डेज या विद इन 45 डेज नहीं की। अगर ऐसा होता है, आप इसको कॉम्प्लाई नहीं करते, अगर आपके ऊपर कॉम्प्लायंस लागू हुआ और उसका कॉम्प्लायंस आपने नहीं किया, तो 16 डे से या 46 डे से आपके ऊपर 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो लग जाएगा। और जो खर्चा आप इनकम टैक्स में क्लेम कर रहे थे उसका क्लेम भी हमको नहीं मिलेगा। यानी कि जो हम एक तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और हमें वो खर्चा भी क्लेम नहीं होगा, हमारी इनकम टैक्स में इनकम भी बढ़ जाएगी और हमारा जो इंटरेस्ट एलिमेंट होगा वो भी हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब तब क्या होगा जब हमारा वेंडर हमसे इंटरेस्ट मांग ही नहीं रहा। अगर वो इंटरेस्ट नहीं भी मांग रहा है तो भी आपको अपनी बुक्स के अंदर उस डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट एलिमेंट बुक करना होगा, उसका प्रोविजन बुक करना होगा और बाद में उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट जो आप उसको पे करोगे, इसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में भी नहीं मिलेगा। तो अब दोस्तों, आपने देखा कि ये प्रोविजन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वेंडर ने एमएसएमई का रजिस्टर्ड कैंसिल भी करवा दिया है, तब भी जब तक उसने कैंसिल नहीं कराया था तब तक की डेट के सभी इनवॉइसेस को आपको इसी कॉम्प्लायंसेस के अंदर पूरा करना होगा। आप चाहे अपनी बिजनेस इनकम 44 एडी में दिखाएं, टैक्स ऑडिट में दिखाएं, आप चाहे कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या कोई और एंटिटी हो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी या कॉर्पोरेट एंटिटी हो, लेकिन आपको इस रूल को फॉलो करना है। आप अगर 44 एडी में ये कहते हैं कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करता, फिर भी मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आपको फिर भी ये रूल फॉलो करना है। क्योंकि अब जो एआई गवर्नमेंट की काम कर रही है वो आज से 1 साल बाद से लेकर के 4 साल के बाद तक इस तरह के सभी केसेस निकालेगी और उन्हें असेसी इन डिफॉल्ट में ले आएगी जिन्होंने उस पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट को बुक या चार्ज नहीं किया होगा, जो डिलेड पेमेंट है। या तो आप अपनी पेमेंट को टाइमली कीजिए या फिर आप उस पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का प्रोविजन बना करके उसका पे आउट कीजिए। ये बहुत जरूरी प्रोविजन है। इसके लिए आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।